नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम पांचवा लेसन भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत जो इतिहास का है वो हम पढ़ेंगे। अभी भारत ने प्राचीन समय में प्राचीन समय के जो व्यक्तियों ने विविध क्षेत्रों में जैसे कि रसायन क्षेत्र है, खगोल शास्त्र है, विज्ञान क्षेत्र है, गणित शास्त्र है, तो अलग अलग क्षेत्रों में प्राचीन काल में ही जो नए नए संशोधन किए थे, आविष्कार किए थे, तो जिसको आज हम भूल गए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम विदेशों के वैज्ञानिकों या गणित शास्त्री उनको जानते, पर हमारे देश के प्राचीन समय में जो ये सारे विद्वान हो गए उनको हम भूल गए। और विद्यार्थी मित्रों, आपने भी ये नई शिक्षा नीति के बारे में न्यूज में या न्यूज़पेपर में या सोशल व्हाट्सएप पर भी कई मैसेज आए थे, तो उसमें देखा होगा कि वो जो नई शिक्षा नीति आई है मतलब आएगी, तो उसी में हम हमारे जो ये प्राचीन भारत के जो वैज्ञानिक है, गणित शास्त्री है, रसायन शास्त्री है, जिन्होंने आविष्कार करके विश्व को दी है, तो जिसको हम भूल गए उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे। वो नई शिक्षा नीति में भी उस पर ध्यान दिया गया है। तो अभी हम डीप में तो नहीं, पर थोड़ा बहुत उसके बारे में विविध क्षेत्रों में जो नए आविष्कार किए थे, जो योगदान दिए थे, जो वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे, गणित शास्त्री थे, खगोल शास्त्री, तो उनके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। ये लेसन हमारा 4 मार्क्स का है और परीक्षा में वो 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन ही आता है, कोई भी एक। तो याद रखना, बड़ा क्वेश्चन ही उसी में से लर्न करना है, वो 4 मार्क्स में एक आता ही है। अभी हम देखेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो संशोधन हुए हैं, तो उसके कारण विश्व के देश जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आए। आज हम भी देखो कि विज्ञान टेक्नोलॉजी के कारण हमारे हाथ में जो मोबाइल है, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, क्या क्या नहीं टोटा आविष्कार किया है साइंस ने, और उनके कारण हम सब एक दूसरे के पास आ गए। यानी हमें किसी के नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम ऐसे ये उपकरणों से एक दूसरे के पास रहते हैं। और दूसरा कि हमारा समय भी बचता है। देश विदेश के बीच जो आंतरिक संबंध है वो सरल हो गए हैं। पहले के समय को आप याद करो कि जब ये वैज्ञानिक संशोधन नहीं हुए थे और ये सारे उपकरण नहीं थे, तो एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाने में कितना समय लगता था, कितने पैसे लगते थे। और संदेशा पहुंचाना भी कोई संदेशा पहुंचाना है तो भी बहुत दिन लगते थे। आज देखो 1 सेकंड में हम ये काम कर सकते हैं। विश्व के तमाम देशों के बीच सहयोग बढ़ा है, नए अभिगम पैदा हुए हैं, एक देश दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा है और नए नए अभिगम, नई नई पद्धतियाँ अपना रहे हैं। सभी राष्ट्र विश्व शांति और सह अस्तित्व की तरफ अभिमुख हुए हैं। अभी आपको मन में आएगा कि नहीं, हमारा तो पाकिस्तान, चिनकिस्तान, कहाँ हमारे विश्व शांति है, कहाँ सह अस्तित्व है, पर वो अपवाद रूप है। बाकी संयुक्त राष्ट्र भी यही कोशिश करता है कि विश्व के सारे राष्ट्र मिलजुल कर व्यापार विनिमय करें, सहअस्तित्व रखें और विश्व शांति बनी रहे और सुरक्षा भी बनी रहे। तो इस तरह के प्रयास कर रहे हर एक राष्ट्र। अभी हम विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान, एक छोटे प्रश्न में आ सकता है, याद रखना। विज्ञान किसे कहते हैं, तो व्यवस्थित ज्ञान। और टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता। विज्ञान में जो नए नए जो आप पढ़ते ही हो, जो आविष्कार होते हैं, उसका हम जीवन में जो उपयोग करते हैं, तो व्यावहारिक उपयोगिता वो टेक्नोलॉजी है। और जो व्यवस्थित ज्ञान है वो विज्ञान है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द भिन्न होने पर भी साथ में जुड़े हुए हैं। अभी शायद विज्ञान टेक्नोलॉजी किताब का भी नाम था ना, शायद वो अलग होगा, ऐसा कुछ है। प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत। अभी हम देखेंगे विज्ञान में हमें कौन सी विरासत मिली, कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उन्होंने हमें क्या दिया है। तो हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को भी दी है।
हमारे जो दादा परदादा और बहुत ही प्राचीन बात करें तो ऋषि मुनियों ने जो बात बताई है उसमें साइंस ही था। कई कई बात आप देखो कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखो और वो लोग बताते थे, तो वो दोनों अभी वो एक ही बात उसमें नजर आती है। धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपने ऋषियों ने महत्तम योगदान दिया है, जो अपने लिए गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा, तत्वचिंतन जैसे क्षेत्रों में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। खाली हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति प्राचीन है, हमारा धर्म सबसे अलग है, तो हमने खाली आध्यात्मिक क्षेत्र में ही विकास नहीं किया है, पर हमने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है। अर्वाचीन युग के संशोधनों द्वारा पता चलता है कि भारत आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिबिंदु भी रखता है। हम अर्वाचीन यानी प्राचीन भारत के जो ये सारे हम देखें सभी क्षेत्रों में जो व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया है, तो वो देखकर पता चलता है कि हमने आध्यात्मिक यानी धार्मिक बातों को तो पकड़ कर रखा है, उसके साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी हमने प्राचीन काल से ही अपनाया था। अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्निकल खोजों में किसी न किसी रूप से प्राचीन भारत के विज्ञान का तत्व शामिल है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल से ही हमारे देश ने वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है और हमें भी विरासत में दिया है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे धातु विद्या में। तो प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या को अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग करते थे। तो वो कैसे हमें पता चलता है, तो हमें धातु विद्या में जो अद्वितीय सिद्धियाँ हमने प्राप्त की थी उसका हम उदाहरण देखें तो सिंधुकालीन संस्कृति में से, तो सिंधुकालीन संस्कृति में हम देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालिम्पोंग, रंगपुर, रोजड़ी, वो सारे सिंधु घाटी संस्कृति के ही स्थल, उत्खनन किए हुए स्थल। तो उनमें से जो मिली हुई नर्तकी की प्रतिमाएं, तो वो धातु की होती है, तांबे की या लोहे की। तक्षशिला में से प्राप्त, तक्षशिला अभी तो पाकिस्तान में है, पर उस समय तो भारत का ही हिस्सा था ना, तो उसमें कुषाण राजाओं के समय भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं। चोल राजाओं के समय में तैयार धातु शिल्प, धातु में से शिल्प मतलब जो प्रतिमाएं वगैरह जो बनाई गई हैं। और चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप महादेव नटराज का शिल्प, नटराज की प्रतिमा, आदिदेव नटराज नृत्य के देव माने जाते हैं, भगवान शंकर का ही स्वरूप है, और वो चेन्नई के संग्रहालय में है और पूरे विश्व में वो फेमस है। तो वो भी धातु विद्या का एक उत्तम उदाहरण है। दूसरा धनुधारी राम का शिल्प, ये चेन्नई के ही संग्रहालय में है। कलात्मक देवी देवता, पशु पक्षी तथा सुपारी काटने का सरोता आदि को गिनाया जा सकता है। धातु विद्या में ये सारे हमें मिले हैं, ये सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये धातु शिल्प बनाने की परंपरा 10वीं और 11वीं सदी से शुरू हुई थी। अभी आपको क्वेश्चन आए कि प्राचीन भारत में धातु विद्या का योगदान के बारे में चर्चा कीजिए, तो ये सारा उसी में आएगा कि कौन कौन से हमें प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो बताना है। अभी हम देखेंगे रसायन विद्या। तो रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी प्रैक्टिकल उसको किया जाता है। और यह विद्या विविध खनिजों, पौधों, कृषि के लिए जो बीज है, विविध धातु के जो निर्माण है या उसमें परिवर्तन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जो जरूरी औषधियाँ, दवाइयाँ के निर्माण में उपयोगी है। तो रसायन शास्त्र खनिजों पर, खेती के बीज के लिए, पौधों के लिए, विविध धातु बनानी है तो उसके लिए, और दवाइयाँ बनानी तो उसके लिए उसका उपयोग होता है। रसायन शास्त्रियों में नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है। मोस्ट IMP है। नालंदा विद्यापीठ के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ गए, लास्ट चैप्टर में। तो उसके जो आचार्य नागार्जुन थे वो रसायन शास्त्र के भी आचार्य माने जाते भारत के।
और उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ लिखे हैं। नागार्जुन ने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधि के उपयोग की भी सलाह दी है। तो नागार्जुन ने वनस्पति में से जो औषधियाँ बनाई है उसके साथ साथ रसायन में से भी औषधियाँ बनाने की और उसका उपयोग करने की हमें परामर्श दी है। और पारे की भस्म, पारा आपने कभी साइंस प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा, वो पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने के प्रयोग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती है। याद रखना, नागार्जुन ने ही पारे की भस्म बनाई थी और उसका औषधि के रूप में, दवा के रूप में उपयोग करने की शुरुआत नागार्जुन ने ही की थी। अभी नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रसायनशाला और भट्टियाँ थी। उसको जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर ये चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि गर्मी की भी ज़रूरत रहती, तो भट्टियाँ भी थी। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में, अभी रसायन शास्त्र के जो ग्रंथ है उसमें मुख्य रस, उपरस और 10 प्रकार के विष यानी जहर तथा विविध प्रकार के क्षार और धातुओं की भस्म का वर्णन मिलता है। रसायन शास्त्रों के जो हमने ग्रंथ देखे, जैसे कि रस रत्नाकर है, आरोग्य मंजरी है, तो उसमें मुख्य रस, उपरस वो बताए गए हैं। बाद में 10 प्रकार के विष यानी जहर और क्षारों और धातुओं की भस्म का वर्णन उसमें बताया गया है। रसायन विद्या की उत्कृष्ट का तो धातु में से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा में दिखाई देती, कि धातु में से जो प्रतिमा बनाई गई है वो उसका एक उत्तम उदाहरण है। और बिहार के सुल्तानगंज में से मिली हुई बुद्ध की ताम्र मूर्ति 2.5 फुट ऊंची है। बिहार के सुल्तानगंज में से भगवान बुद्ध की ताम्र यानी तांबे की मूर्ति जो मिली 2.5 फुट ऊंची है और उसका वजन 1 टन है। जबकि नालंदा में से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति तो 18 फुट ऊंची है और उससे भी अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण 60 टन वजन वाला और 14 फुट ऊंचा विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने दिल्ली में करवाया है। और जो वो आज भी है, आज तक बरसात धूप छाँव में रहने के पश्चात भी इस लोहे का स्तंभ है, फिर भी उसको जंग नहीं लगा है। यह भारत की रसायन विद्या का उत्तम उदाहरण है, हमारी विरासत है। देखो कि कभी लोहे को जंग लगे बिना रहता है, इस कितने साल पुराना है, फिर भी वह दिल्ली में भी मौजूद है। विजय स्तंभ 14 फुट ऊंचा है और 60 टन उसका वजन है और वो बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, विक्रमादित्य, और वो उसको आज भी जंग नहीं लगा है। कभी दिल्ली जाओ तो देखना, यहाँ पर चित्र में भी वो स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है। तो ओके, थैंक यू। बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करके याद रखो तो पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। और आगे का जो चैप्टर 10वां पूरा हुआ उसका स्वाध्याय सबको लिखकर याद